हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं 12 और 13 मई। आज हम दोनों दिनों की बात करेंगे। 12 और 13 मई की जो भी यहां पर करंट अफेयर्स होने वाली हमारी द हिंदू एनालिस्ट के हम बात यहां पर करने वाले हैं। तो आज के यहाँ पर 6 करंट अफेयर्स की बात करेंगे। कोहिमा शांति स्मारक, जो कोहिमा है यहाँ पर एक शांति स्मारक की स्थापना की गई थी, इसके बारे में बात कर लेंगे। सैन्य अभ्यास शक्ति, ये किन दो देशों के मध्य में हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और द्विवार्षिक होता है तो ये समझना इंपोर्टेंट हो जाता है। मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो चाड के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। और चाड कहाँ है? चाड एक अफ्रीका महाद्वीप की कंट्री है, तो इसको भी हम देख लेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, मतलब कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया, इसके बारे में समझ लेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में समझेंगे, क्यों इंपोर्टेंट है। और अंतिम में होगा तो रूस में भीषण गर्मी के कारण वनाग्नि की घटनाएं, मतलब कि वन में अग्नि की घटनाएं वहां फैली हुई हैं, इसको समझ लेंगे। रूस में जिस जगह इस समय गर्मी की घटनाएं हो रही हैं, वनाग्नि की घटनाएं घट रही हैं, उस समय यहाँ पर बर्फबारी भी कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे ठंडा स्थान बर्फयास है। वहां पर ऐसी घटनाएं घटना एक आकस्मिक चीजों को दर्शाता है। तो इस चीज जो 6 हमारी करंट अफेयर्स होने वाले हैं, हम एक एक करके इन पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोहिमा शांति स्मारक के बारे में। कोहिमा शांति स्मारक क्या है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम। वेलकम मतलब चैनल पे आपका स्वागत है। सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए। साथ में हमारा ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड्रॉइड ऐप है, यहाँ पर आप लोग डाउनलोड करके बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर लगा सकते हो फ्री में। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइएगा। कोहिमा शांति स्मारक की बात करें, चर्चा में क्यों है, तो भारत में यार कहां पर, भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफिरियो ने कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया हुआ है। अब एक खबर से आप लोग को यहाँ पर 4 से 5 खबरें इंपोर्टेंट हो रही हैं। सबसे पहले तो ये पता चल गया कि भारत में है, भारत में कहां पर, नागालैंड राज्य में है कोहिमा शांति स्मारक। सेकेंड चीज आपको पता चलिए कि जापान के राजदूत एम्बेसडर जो कि भारत में है, वो सुजुकी हिरोशी इनका नाम है। सेकेंड चीज, मुख्यमंत्री कौन है नागालैंड के, तो नेफिरियो मुख्यमंत्री हैं नागालैंड के। ठीक है, खैर यह स्मारक नागालैंड सरकार के साथ में जापान सरकार और जापानी अंतरराष्ट्रीय निगम एजेंसी के बीच में एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत और जापान के बीच में क्या कह सकते हैं, नागालैंड सरकार और जापान सरकार के बीच में एक सहयोग का प्रयास है। कोहिमा शांति स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध की कोहिमा की लड़ाई याद रखेगा, उस याद में इसको स्थापित किया गया है कोहिमा शांति स्मारक। आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस टाइम जापान हमारे साथ में था। उस समय कोहिमा में ही जब आत्मसमर्पण करने की बारी आई थी, तो हमें भी आत्मसमर्पण करना पड़ा था, आपको पता होगा, ब्रिटिश के सामने। खैर वो पुरानी बात है, हिस्ट्री की बात है, हम यहाँ पर उस डिटेल में नहीं जाएंगे, कभी फिर वीडियो के माध्यम से चले जाएंगे। लेकिन हम बात करें तो कोहिमा जो शांति स्मारक है, द्वितीय विश्व युद्ध की याद में कोहिमा की जो लड़ाई हुई थी उसकी याद में इसको स्थापित किया गया है। जापानी लोग कोहिमा की लड़ाई को द्वितीय विश्व युद्ध की विनाशकारी लड़ाइयों में से एक के रूप में याद करते हैं। जापानी लोग कोहिमा की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध याद में विनाशकारी लड़ाई के रूप में इसको याद किया जाता है। कोहिमा की अगर लड़ाई की बात की जाए तो 4 अप्रैल 10 से लेकर 10 जून 1944 तक जापानी और ब्रिटिश भारतीय सेनाओं के बीच में यह लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, वर्ष 2024 को कोहिमा की लड़ाई की 80वीं वर्षगांठ के रूप में इसको मनाया गया है। तो 4 अप्रैल से लेकर 10 जून 1944 तक जापानी और ब्रिटिश भारतीय सेनाओं के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी कोहिमा, जो कि नागालैंड में स्थित है। और 2024 के इसमें 80वीं वर्षगांठ के रूप में इसको मनाया गया है। खैर नेक्स्ट हम बात करते हैं सैन्य शक्ति अभ्यास। जो सैन्य शक्ति अभ्यास है, सैन्य अभ्यास शक्ति जिसका नाम है, 2 देशों के बीच में होता है। एक तो पहला भारत के बीच में हुआ है, और ये किसके बीच में किया गया, ये फ्रांस के बीच में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, खैर द्विवार्षिक है। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन 13 से 26 मई 2024 तक उमरोई मेघालय में स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया है। अब यहाँ पर एक चीज निकल कर आई है, भारत में कहां पर, भारत में नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य में कहां पर, मेघालय में, रखिए कहां पर किया गया, मेघालय में किया गया है। और मेघालय के उमरोई में भारतीय और फ्रांसीसी के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। सबसे इंपोर्टेंट क्या है, द्विवार्षिक होता है, 2 साल में एक बार होता है, और इस वर्ष का 7वां यह संस्करण था।
छठा संस्करण 2021 में मनाया गया था, याद रखिए, और फ्रांस में यह आयोजित किया गया था, क्योंकि 2 साल में होता है, तो 2021 में मनाया गया था छठवां संस्करण, जो कि फ्रांस में आयोजित किया गया था। शक्ति सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में एक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। इसकी शुरुआत वर्ष 2011 से मानी जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी युद्ध जैसी स्थिति होगी तो उसमें रणनीतियां होगी, संयुक्त योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, साथ ही दोनों सेनाओं की क्षमता विकास करना भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो जब भी युद्ध जैसी स्थितियां बनती हैं किसी और देश से सामने, तो रणनीति जो बनाएंगे, संयुक्त योजना बनाने के लिए दोनों सेनाएं क्षमता का विकास कर सकती हैं। दोनों सेनाएं सहयोग होगा और अंतर संचालनता का वो बढ़ावा मिलेगा। एक दूसरे की जो परिचालन प्रक्रिया है, जो ऑपरेशनल प्रोसेस है, उसको साझा ज्ञान के माध्यम से जागरूकता का निर्माण भी किया जा सकता है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है, वो आतंकवादी अभियानों का मुकाबला करने के लिए युद्ध जैसे जो एक्सपीरियंस है, हम उनको साझा भी करते एक दूसरे के साथ में। तो भारत और फ्रांस अच्छे मित्र भी हैं, आपको पता होगा, और जब भी आतंकवादी जैसी गतिविधियां घटित होती हैं, तो हम एक अपना युद्ध का एक्सपीरियंस या अनुभव को एक दूसरे से साझा भी करते हैं। तो इसीलिए अगर आप भी कभी एग्जाम में आए कि संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, तो आपको याद रखना है भारत और फ्रांस के बीच में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आज की। मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो, जो कि आप देख पा रहे हो कि इन व्यक्ति को चाड के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। हम चाड की अगर स्थिति की बात करें जाए, तो अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है चाड, जो कि कई देश की सीमाओं से भी लगा हुआ है, जैसे कि नाइजर से, नाइजीरिया से, कैमरून से, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक से, साउथ सूडान से, इजिप्ट से भी थोड़ा सा लगा हुआ है, या लीबिया से लगा है, याद रखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर इसके जस्ट नॉर्थ से निकला हुआ है। ठीक है, तो चाड की कुछ जो भूमिका है वो मैंने मैप के माध्यम से समझा दी। मोहम्मद इदरीस डेबो इटनो, जो कि चाड के नए राष्ट्रपति बने हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, हमारा एंड्रॉइड ऐप है। कैसा एंड्रॉइड ऐप है, जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर नट लर्निंग ऐप, नाम लिखा हुआ है नट लर्निंग ऐप, सर्च करोगे एंड्रॉइड ऐप प्ले स्टोर पर, ऐप आ जाएगा, डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। बहुत सारी, याद रखिएगा, बहुत सारी टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो। मल्टीपल्स एग्जाम के टेस्ट सीरीज एक ट्राई करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो, जो कि चाड के नए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है, ये चाड के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। वर्ष 2021 से देश के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य कर रहे थे, और चाड राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का होता है। अगर हम चाड गणराज्य की थोड़ी सी बात करें, उत्तर मध्य अफ्रीका में स्थित एक भू आबद्ध देश है। एग्जाम में अगर आ सकता है कि चाड में अभी जो चर्चा में बना हुआ है, ये कैसा देश है, तो एक भू आबद्ध देश है। भू आबद्ध का मतलब होता है इसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है, ठीक है। इसकी सीमा मध्य अफ्रीकी गणराज्य से लगती है, सूडान से लगती है, नाइजीरिया से लगती है, कैमरून से लगती है, लीबिया से लगती है, और नाइजर से लगती है। राजधानी क्या है? एन जामिना इसकी राजधानी है। मुद्रा की बात की जाए तो मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक इसकी मुद्रा है, याद रखिएगा। तो मोटी मोटी बात थी चार्ट के बारे में जो कर ली है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट तो थी नहीं, लेकिन इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। खैर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में बात करते हैं, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आप लोग बड़े ही परिचित होंगे, और कई सारे मिशनों में इनकी भूमिका रही है ना। तो एक एक करके हम चीजों को देखते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में। प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी या फिर नेशनल टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में इसको हम मनाते हैं। यह दिन 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के रूप का प्रतीक है, याद रखिएगा। किसका? पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हमने किया था वर्ष 1998 में, उसकी वर्षगांठ के रूप में हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। 11 मई 1998 को ही भारत ने पोखरण में परमाणु बमों का परीक्षण किया था, याद रखिएगा। दुनिया के सामने हम एक नई शक्ति के रूप में उभरे थे। उद्देश्य क्या है? भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को तकनीकी उपलब्धियों को याद करना। जो भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं और हैं,
इनके इंजीनियर्स की वैज्ञानिक तकनीकी उपलब्धियों को याद करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 11 मई 1999 को पहली बार नेशनल टेक्नोलॉजी डे या भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इसकी शुरुआत 11 मई 1999 से हुई थी। किसकी याद में मनाया जाता है? परमाणु परीक्षण जो कि पोखरण में किया था हमने 11 मई 1998 को, उसकी याद से ही हम मनाते चले आ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। आपको पता होगा भारत में समुद्री तट पर बहुत सारे प्रवासी आते हैं, चाहे वो वेस्टर्न हो या फिर ईस्ट हो, दोनों साइड में बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं। खासकर उड़ीसा के तट पर बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, प्रजनन करने भी आते हैं, अंडे देने आते हैं, मतलब बहुत सारी प्रक्रिया करने आते हैं। अगर हम विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की बात करें तो ये भी 11 मई को ही मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है यहाँ पर, 2 डे 11 मई को मनाए जाते हैं। एक तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हो गया, दूसरा हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे हो गया। तो यहाँ पर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आता है या फिर नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को ही मनाया जाता है। यह एक वार्षिक वैश्विक अभियान है। इसका उद्देश्य है कि प्रवासी पक्षियों, उनके आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, लोगों के बीच में जागरूकता फैल सके। प्रवासी पक्षी आते हैं, उन प्रवासी पक्षियों के आवास को हम संरक्षण दे सकें, उनके आवास को बनाए रख सकें, इसके लिए हम लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएं, इसका प्रमुख उद्देश्य है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 की थीम क्या है? थीम इंपोर्टेंट रहती है, कीड़ों की रक्षा करें और पक्षियों की रक्षा करें। प्रोटेस्ट इनसाइड और प्रोटेस्ट वर्ड्स क्या रखेगा? कीड़ों की रक्षा करना और पक्षियों की रक्षा करना इस वर्ष 2024 की थीम रही है। कई बार थीम डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो वर्ष 1993 में मनाया गया था स्मिथसोनियन माइग्रेटरी बर्ड सेंटर के द्वारा। वर्ष 1993 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक, नेक्स्ट तो अंतिम कन्फ्रेंस की बात करते हैं। रूस में भीषण गर्मी के कारण वनाग्नि की घटनाएं घटित हो रही है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रसिया की, याद रखिए कहाँ की? रसिया की। अब रसिया में भी, रूस में भी उस जगह भीषण गर्मी की घटनाएं घटित हो रही हैं और आगे की घटनाएं घटित हो रही हैं जहां दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसको समझ लेते हैं। मार्च 2024 की शुरुआत में रूस के 8 क्षेत्रों में वनाग्नि के परिणाम स्वरूप इस साल देश के अधिकांश हिस्सों में उच्च मतलब की हाई और चरम एक्सट्रीम वनाग्नि की घटनाओं की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसा देखा गया है कि मार्च 2024 की शुरुआत में रूस में 8 क्षेत्र हैं, रूस के 8 क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं घटित हुई, जबकि वहां पर ऐसा है कि साइबेरिया में हीट वेव के कारण वनाग्नि विनाशकारी घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन इस क्षेत्र में जहां पर वनाग्नि की घटनाएं घटित हो रही हैं, ये दुनिया का सबसे ठंडा स्थान भी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको भी देख लेंगे। लेकिन विगत वर्षों की अगर प्रवृत्ति का अनुसरण करें तो 2019 और 2022 में साइबेरिया में हीट वेव के कारण वनाग्नि की विनाशकारी घटनाएं सामने आई। किसके कारण? ये हीट वेव के कारण। तो जो हीट वेव है, उस हीट वेव के कारण वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं। जो वर्खोयास, रूस में एक स्थान है वर्खोयास, उस वर्खोयास को विश्व का सबसे ठंडे आवास योग्य स्थान के रूप में भी जाना जाता है। मतलब कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान जब भी आता है ना वर्खोयास का, यहाँ पर टेम्परेचर -68 डिग्री सेल्सियस पे नापा जा चुका है। जून 2020 में 38 डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया था और संभाव्यता आर्कटिक वृत्त क्षेत्र में अब तक का सर्वाधिक तापमान भी देखा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि आर्कटिक नॉर्थ में पड़ता है, तो आर्कटिक वृत्त क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक तापमान यहीं पे बर्फव्यास में देखा जाता है। रूस के कई क्षेत्र हैं जैसे कि सखा गणराज्य है, याकुतिया है, तो यहाँ पर यहूदी स्वायत्त क्षेत्र है। कौन सा? यहूदी ऑटोनोमस रीजन है, जो कि खाबरोव्यास क्षेत्र शामिल इसमें है। वर्तमान में वनाग्नि की जो घटनाएं हैं व्यापक वृद्धि के कारण आपातकाल जैसी स्थितियां भी वहां पर बन चुकी हैं। मतलब कि इतनी जबरदस्त तरीके से वहां पर वनाग्नि की घटनाएं, वनों में आग लग चुकी है कि वहां पर याद रखिएगा कि आपातकाल इमरजेंसी की घटनाएं वहां पर भी लागू करने की स्थितियां बन चुकी हैं। जिस तरह भारत में उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं घटित हो रही हैं, उसी तरीका से भी रूस में भी वनाग्नि की घटनाएं घटित बनी रही है। तो आज यहाँ पर जो मैंने 6 करंट अफेयर्स की बात करी है, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स थी। आज के लिए समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे। वीडियो में लगा बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात आपसे फिर से होती है। थैंक यू।